वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस क्वेश्चन जो फाइनेंस अकाउंटेंट में लास्ट टाइम पूछे गए थे। डिटेल के साथ देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में मिलेगी। साइंस सिलेबस में 10 मार्क्स की थी, लेकिन 20 क्वेश्चन पूछे गए थे फाइनेंस अकाउंटेंट एग्जाम में। आपको बता दें ये फैक्चुअल बेस्ड मोस्टली पूछे गए क्वेश्चन, और इसको किस तरह से हैंडल करना है, कैसे पढ़ना है, वो हमें पता है। आपको बता देंगे अभी फिलहाल एक एग्जाम्पल के तौर पर एक्सप्लेनेशन जो है क्वेश्चन की आप देखें, उससे भी आपको नॉलेज मिलेगी और डिटेल भी आपको बताई जाएगी कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए इस तरह की जो जनरल साइंस पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज जो फैलती नहीं है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ऐसे ट्रांसमिट नहीं होती है, कम्युनिकेबल नहीं है। टीबी, इन्फ्लुएंजा, रिंगवर्म ये कम्युनिकेबल है, लेकिन डायबिटीज जो है एक दूसरे से नहीं फैलती। थोड़ा नजर लगा लेते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज वो हैं जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा काज होती हैं, जैसे इंसेक्ट, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन एक्सेट्रा। और ये कंटेजिनियस होती है। कंटेजिनियस मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं ये बीमारियां। अगर किसी को जुकाम लगा है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, फ्लू है, उसकी छींक से उसके ड्रॉपलेट्स जो जाएंगे वो वायरस दूसरे में फैल सकता है, जैसे कोरोना अभी फैला था। इन ह्यूमन इन्फेक्शन डिजीज आर फर्दर 4 टाइप। जो इन्फेक्शन डिजीज हम उसके एजेंट पे डिफाइन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अगर वायरस से होता है तो वायरल डिजीज, बैक्टीरिया से तो बैक्टीरियल, इसी तरह प्रोटोजोनल, फंगल। ये मेजर 4 टाइप्स हैं, वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोन, फंगल। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अगर बढ़ाया जाए तो आपको पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। तो आपको याद करवाने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई है आपको। बैक्टीरिया की जो सबसे पॉपुलर बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, वो आप इस तरह से याद कर सकते हो, टी 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 ट्रिपल टी ट्रिपल पी, ठीक है, सी एल, ऐसे याद है, ट्रिपल टी ट्रिपल पी सी एल। टाइफाइड, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, प्लेग, परचुसिस, कॉलरा, लेप्रोसी। तो ये आपने इस तरह से याद रखनी है बैक्टीरियल डिजीज। एक चीज आप याद कर लोगे ना, अगर आपको पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज, तो आपको याद आ जाएगा टी 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 पी 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 सी एल। टाइफाइड, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, प्लेग, परचुसिस, कॉलरा, लेप्रोसी। तो इसके जो कॉजेटिव एजेंट, पैथोजन होता है जिसकी वजह से बीमारी होती है, टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होती है, सैल्मोनेला टाइफी से। इसी तरह ये कॉजेटिव एजेंट भी आपको ग्रुप में डाल दूंगा, इसको रीड करना है। देखो ये चीज़ें इस तरह ही पढ़ी जाएंगी, जनरल साइंस है, इसको इस तरीके से ही पढ़ना है आपको। वो जैसे आप अदर चैनल पे देख रहे हो ना, वो मैंने ज़ूलॉजी में मैंने 3-4 साल मैंने पढ़ाया हुआ है 11th 12th के स्टूडेंट्स को। ज़ूलॉजी अच्छे से मैंने पढ़ाई है, मैं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाया भी है, मेरे पास प्लेलिस्ट बनी, आपको दे दूंगा, शुरू से पढ़ाऊँगा आपको ज़ूलॉजी, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो वो पूरी डिटेल, यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसको किस तरीके से हैंडल करना है वो आपको हम यहाँ बताएंगे। ऐसे ही टाइम वेस्ट ना करवाया जाए आपको, मैं पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाता रहूँ, क्वेश्चन कुछ और ये तरीके के आते हैं यहाँ पर। तो हमें ये चीज़ समझनी होती है कि पढ़ना कैसे है। वायरल डिजीज़ में आप चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जैसे फ्लू, मम्स, इंसेफ्लिटिस, एड्स, डेंगू फीवर, रैबीज, हेपेटाइटिस, तो ये वायरल डिजीज़ हैं। नॉन कम्युनिकेबल में आपने 2 मैंने मेजर एग्जांपल आपको बता दी, बैक्टीरियल, वायरल याद रख लें। और नॉन कम्युनिकेबल क्या होती हैं, जो फैलती नहीं है, डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लॉन्ग लास्टिंग होती है, जैसे डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट डिजीज़, अस्थमा, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। पहले जब स्टार्टिंग में आप पढ़ रहे थे तो विटामिन से क्वेश्चंस आते थे, तो अब क्योंकि अब नहीं आ रहे, आप सोच रहे अब नहीं आ रहे, क्योंकि अब साइंस होता ही नहीं है सिलेबस में। जिसमें साइंस होगा तो क्वेश्चन आएंगे। अब फाइनेंस अकाउंटेंट में साइंस हो तो डेफिनेटली विटामिन से क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन विटामिन पे पूछा गया था पिछली बार फाइनेंस अकाउंटेंट में। विटामिन और उसकी डिफिशियंसी के रिलेटेड है, विटामिन ए, सी, डी, B1। तो ये आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, इनमें से कौन से पेयर जो है वो करेक्टली मैच हैं। ये तो थोड़ा बेसिक सा है, इतना मुश्किल नहीं है। डी का आपको पता है, रिकट्स, इसकी डिफिशियंसी, विटामिन डी की डिफिशियंसी रिकट्स होता है, B1 की बेरी बेरी, दोनों करेक्ट हैं यहाँ पर। सी एंड डी आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक होती है फैट सोलेबल और एक होती है वाटर सोलेबल। ये आपने याद रखना है। कीड़ा होता है ना, कीड़ा जो KEDA, कीड़ा, तो आपने याद रखना फैट सोलेबल है, फैट सोलेबल। वाटर सोलेबल आपके आ गया अपना BC। अब आपको कैसे याद रहे, BC अपने ब्लड में आपको पता है WBC होता है, तो आप ऐसे याद रखना है वाटर सोलेबल, WBC वाटर सोलेबल कौन से हैं, BC है, ठीक है। ऐसी ट्रिक होती है समझने के लिए। ये पॉइंट याद हो गया, चीज़ें याद करनी होती हैं, ऐसे नहीं आपको होगी यार रीड कर ले, बहुत से मुझे करना सर आप आगे बताओ, हो गया। मैं ऐसे होता हो तो फिर क्या ही था, फिर तो आप 10 दिन में तो पूरी जहान का पढ़ लो, ऐसे हो गया ही नहीं होता है। चीज़ों को इस तरीके से याद रखना है कि दूसरी बार पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, और एक बार अच्छे से एक चीज़ कर लोगे ना, फिर आगे बढ़ते जाओगे। एक ही चीज़ को थोड़ा सा पढ़ा, फिर वो भूल जा रही है, अगला पढ़ रहे हो, पिछला भूल जा रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। विटामिन अगर आप पढ़ने बैठे हो सपोज, तो विटामिन ए
का साइंटिफिक नेम रेटिनोल है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। B1 का नाम थायमीन है, इसकी कमी से बेरी। सी विटामिन का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी होता है बीमारी। डी का नाम कैल्सीफिरोल है, इसकी कमी से रिकट्स होता है बीमारी। ऑस्टियोमलेशिया भी होती है अडल्ट्स में। के विटामिन फाइलोकिनिन इसका नाम है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी, ब्लड क्लॉटिंग फेलियर यहाँ पर होता है इसकी कमी से। विटामिन ई टोकोफिरोल है, स्टेरिलिटी इनफर्टिलिटी काज कर सकता है अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन ई की। तो ये मेजर विटामिन हैं ए बी सी डी ई के, ये आपने मेजर विटामिन याद रखने हैं। इसके साथ साथ बी कम्प्लेक्स पे भी क्वेश्चन बनता है। बी कम्प्लेक्स आपको यहाँ पर बताया है, इसको भी साइंटिफिक नेम क्या है, जैसे कि B1 का थायमीन है, इसकी कमी से बेरी होता है। B2 का रिबोफ्लेविन है, इसकी कमी से क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने अभी एनीमिया पूछा गया था तो B6 की कमी से एनीमिया होता है। और अगर परचिशियस एनीमिया पूछा जाए B12 की कमी से होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आपको इसको ग्रुप में डाला जाएगा। चीज़ें याद करनी है, एक बार रीड करने से काम नहीं होगा। ये चार्ट को भी नज़र लगानी है, इसमें मैंने फूड सोर्सेज बताया हुआ है, क्या चीज़ खाने से क्या कौन सी विटामिन मिलेगी, साथ में केमिकल नाम, फूड सोर्सेज और डिफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये भी आप इसको रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन इंस्टीड ऑफ जिंक ड्यू टू। इसका क्या रीज़न है कि जो फूड के कैंस होते हैं उसको टिन से कोट किया जाता है जिंक की जगह। इसका कारण है कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है टिन से, तो इसलिए टिन का ही यूज़ किया जाता है। तो आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चैन, ग्रास, व्हीट, मैंगो नहीं होगा, ग्रास, गोट, टाइगर ये है, और ग्रास गोट, काउ, एलिफेंट नहीं है, तो यहाँ पर सीधा आंसर बी रहेगा। फूड चैन की बात करें तो फूड चैन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, उसको कोई और खाता है, फिर उसको और ऐसे चैन बनती रहती है। रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज नोन एज फूड चैन। जैसे कि एक छोटी फूड चैन रख लो 3 लेवल की, ग्रास, गोट, टाइगर। इससे बड़ी फूड चैन भी हो सकती है 5 लेवल की, जिसमें ग्रास सुपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक। तो ये 3 लेवल, 4 लेवल, इस लेवल को ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। 3 ट्रॉपिक लेवल की फूड चैन, 5 ट्रॉपिक लेवल की फूड चैन हो सकती है। अगर आप टाइप की बात करें तो फूड चैन जो है वो 2 तरह की जनरली हम क्लासीफाई करते हैं। ग्रेजिंग जो लिविंग से स्टार्ट हो, जैसे ग्रास से स्टार्ट हो रही है, ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को लाइन खा गया। डेट्रिटस फूड चैन या डेट्रीवोरस फूड चैन जो डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है, कोई सड़ी गली मरी हुई चीज़ है, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगते हैं, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को आगे कोई और ऑर्गेनिज्म खाता है, तो ये डेड से जो स्टार्ट होती है, मरी हुई सड़ी हुई चीज़ों से, उसको डेट्रिटस फूड चैन कहते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आपने याद रखनी है। इस पूछा जाता है आपको लिविंग से और डेड से कौन से स्टार्ट होता है। ग्रेजिंग फूड चैन और डेट्रिटस फूड चैन आपने याद रखना है। डेट्रिटस में जैसे डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्मॉल फिश, स्मॉल को बिग फिश, तो ये एक चैन बनता है जिसको डेट्रिटस फूड चैन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कुछ इस तरह का, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इलेक्ट्रिकल पैरामीटर दिया है और मेजरिंग यूनिट दी हुई है, पावर की वाट, करंट वोल्ट, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, रेजिस्टेंस एम्पेयर। तो यहाँ पर बताया गया कौन से पेयर करेक्टली मैच है, सामने दिख रहा है आपको पावर वाट और फ्रीक्वेंसी हर्ट्स क्लियर है, करंट का एम्पेयर होता है, रेसिस्टेंस का ओम होता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत हैं, ए और सी आंसर रहना चाहिए, बी इज करेक्ट। जल्दी से ऐसा यूनिट्स यहाँ पर नजर लगा लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहता हूँ, टंग प्रॉब्लम है, आप सबको पहले ही बताया। फोर्स और वेट का न्यूटन है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम, पावर और रेडिएट फ्लक्स का वाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट, इंडक्टेंस का हेनरी, कैपेसिटेंस का फराड, रेसिस्टेंस का ओम, करंट का एम्पेयर। तो ये आपने याद रखनी सारी चीज़ें, ये ऐसे ही नजर नहीं लगानी है, एक एक पॉइंट आपने याद रखना है। ग्रुप में डालूंगा, इसको अच्छे से रीड करना है और एक एक पॉइंट को याद रखना है। ये स्टैटिक जीके पोर्शन ही आपको पहले पढ़ना है। अगर आपको एक्स्ट्रा मन करता है कि हम पूरा कंसेप्चुअल साइंस, जनरल साइंस पूरी पढ़ लें, तो वो आपको वो भी पढ़ाई जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फोकस जो आपका जो इस तरह की साइंस है, जनरल साइंस, जो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह का आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर मैच करना है। तो सोडियम का यहाँ पर फार्मूला Na है, कोबाल्ट का CO, सल्फर का S, कार्बन का, तो ये इस तरह से बनेगा। ये तो थोड़ा बेसिक है, होपफुली आपको आता है। नॉन जो साइंस से नहीं है उनको बता दें कि कुछ बेसिक जो है, जिसमें जैसे आयरन नाम से IRON, आयरन आई से, लेकिन इसका फार्मूला Fe है। ठीक, इस तरह से लिखते हैं। सोडियम का आपने सोचोगे S, तो लेकिन नहीं Na। इस तरह के जो मैंने इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर रखे हैं। सिल्वर का Ag, टिन का Sn, एंटीमोनी का Sb, टंगस्टन का W, ये जो अलग है लगेगा बंदे को कुछ और। गोल्ड का Au, मरकरी Hg, लेड जो है Pb, पोटेशियम का K, कॉपर Cu, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फोर्सेज दैट एक्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर रेफर टू एज। तो फोर्स के रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, राइट आंसर रहेगा इम्पल्सिव फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म स्मोक एंड डिफाइन इट्स लेयर। स्मोक टर्म किसने दी और उसकी लेयर्स के बारे में बताया है, राइट आंसर रहेगा डॉक्टर हेनरी एंटोइन।
ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको समझाया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट देखो क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, जो आगे पीछे आपके एटमॉस्फेयर पे, लोअर एटमॉस्फेयर पे आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो गैसेज हैं, ये गर्मी, सूर्य से आने वाली गर्मी को अर्थ पे ही रोक के रखती है। अगर ये ना होती तो जो गर्मी आती है रिफ्लेक्ट होकर हीट वापस चली जाती है और अर्थ एक फ्रोजन बॉल होता है, बर्फ का गोला होता है। पॉसिबल लाइफ पॉसिबल नहीं होती अर्थ पे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़रूरी है। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होने से गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन बढ़ रही है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, हमने लेक्चर में कवर की है। लाइफ इज ऑन अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ठीक है। इंक्रीज इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो बढ़ रही है ना, गाड़ियों से बढ़ रही है, फैक्ट्री से, इंडस्ट्रीज से धुआं निकल रही है, पोल्यूशन कर रहे हैं, इससे बढ़ रहा है। तो ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड, ह्यूमन मेड जो है प्रोसेस है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है। आंसर इसका रहेगा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट? ओनली वन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज इनडेफिनेट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इनसाइड द अर्थ। Point number 2, sun can be taken as inexhaustible source of energy. Then waste from nuclear power plant can be easily disposed of. क्वेश्चन को हमेशा देख लेना है, नॉट करेक्ट या करेक्ट, ये चीज़ ज़रूरी देखनी है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, यार ये क्या चक्कर है, कुछ गड़बड़ लग रहा है आंसर में। तो जब मैंने ध्यान से देखा, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, नॉट करेक्ट। देयर इज इनडेफिनेट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये डीजल, ये चीज़ें इनडेफिनेट है नहीं, डेफिनेट है, खत्म हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है। द सन कैन बी टेकन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सही है। वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जो वेस्ट है उसको इजीली डिस्पोज ऑफ किया जैसे नहीं, बड़ा डिफिकल्ट काम है, इजीली डिस्पोज नहीं होता न्यूक्लियर वेस्ट। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, नॉट करेक्ट। इसका मतलब वन और ए एंड सी रहेगा आंसर, ए एंड सी, दैट इज। क्वेश्चन नंबर 11, द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द रॉकेट इन अपोजिट डायरेक्शन है। थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा, आपको पता है यहाँ पर। तो सीधा आंसर बी रहेगा। व्हाट कॉज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट्स, डिस्पर्शन ऑफ स्टारलाइट, स्कैटरिंग ऑफ स्टारलाइट, प्रिज्म इफेक्ट। तो यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पूछा जाए तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन याद रखना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। कुछ इसी तरह के जनरल पॉइंट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। अगर पूछा जाए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस वजह से होता है, रात को जो तारे चमकते हैं, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट की वजह से होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना है, इसकी वजह से होता है। वाई डज स्काई अपीयर्स ब्लू? आसमान ब्लू कलर का क्यों दिखता है? स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। ये याद रखने पॉइंट्स पूछे जाएंगे, यही तो फैक्चुअल साइंस है। इसी तरह के क्वेश्चन तो बनते हैं। वाई इज द रेनबो फॉर्म्ड? रेनबो क्यों बनता है? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट इन रेन ड्रॉप्स, ये मेन रीजन है। वाई डू ऑब्जेक्ट अपीयर्स लार्जर इन वाटर? कोई चीज़ आप पानी में डालते हो वहाँ बड़ी दिखेगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। बेंडिंग एट वाटर एंड एयर। वाई डज अ पेंसिल अपीयर बेंड इन द वाटर? पेंसिल पानी में आधी घुसा के रखो, आप देखो वहाँ बेंड नजर आएगा। तो ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। इस तरह के क्वेश्चन कौन पड़ेगा? जो हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब? जो बल्ब है किसने इन्वेंट किया है, ये आपको बताना। लाइट बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय, सबको पता है, थॉमस अल्फा एडिसन, ये तो सबको पता है। लेकिन अब थोड़ा एडवांस भी पूछा जा सकता है, तो आपको लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सिर्फ और 10 अभी जो इन्वेंशन से डिस्कवरीज हैं 10 आपको बताऊंगा। उसके इन्वेंटर्स और डिस्कवरर आपने याद रखने। एयर कंडीशनर किसने इन्वेंट किया? विलियम कैरियर। इलेक्ट्रिसिटी किसने डिस्कवर की? बेंजामिन फ्रैंकलिन। वॉच के इन्वेंटर का नाम पीटर हेनले। रेडियो गूगली में लो, जो भी इसको मार्कोनी, रेडियो पे मार्कोनी। तो ये ऐसी ट्रिक मैंने देखी थी, याद आ रहा मार्कोनी रेडियो का। इलेक्ट्रिक बल्ब आपको पता है, बॉल पॉइंट पेन, जॉन लॉर्ड। टेलीस्कोप, लेंस लिपरशे। टेलीविजन, जॉन लॉगी बेयर्ड। मोबाइल फोन, मार्टिन कूपर। टाइपराइटर और कीबोर्ड दोनों ही क्रिस्टोफर शोल्स ने डिस्कवर किया है। तो ये आपने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताए हैं, ये याद करो। अभी बच्चे जब आप थे या आपके बच्चे होंगे या हैं, तो उनको आपको पता है वैक्सीन लगती हैं। आप रिसेंटली वैक्सीन से तो सभी वाकिफ होंगे कोरोना के बाद। तो वैक्सीन जो है बहुत सारी लगती हैं बच्चों को। वो क्या होती हैं? एक तो सबको पता है BCG वैक्सीन लगती है। BCG वैक्सीन, बेसिली कैलेंटे, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो आप, वैक्सीन जिसको BCG कहते हैं, ये यूज़ की जाती है बीमारियों से बचने के लिए। कौन सी बीमारियों से बचने के लिए? प्रिवेंट विच ऑफ दीज डिजीज? तो इनमें से हम बात करें, BCG जो है इनमें से ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ लगाई जाती है इन ऑप्शंस में से। वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन सिंपल मैंने लैंग्वेज में यहाँ एक्सप्लेन किया है। वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट स्टिमुलेट्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज विदाउट काजिंग द डिजीज। एक ऐसा पैथोजन, वीक इनएक्टिव पैथोजन, बीमारी को पैदा करने वाला जो इन्फेक्शन एजेंट होता है, उसको बॉडी में डाला जाता है। बॉडी को पहचान कराएंगे, भाई ये आपका दुश्मन है, आगे कहीं दिखा जिंदगी में, इसको आपने हदेर के रख देना है, ये आपको बताया जाता है। लेकिन उसको इनएक्टिव करके आपको बॉडी में डालते हैं, ताकि ऐसा ना हो एक्टिव डाल देंगे तो खुद ही बीमारी कर देगा पैदा। यानी एक पहचान के लिए आपको डाला जाता है, हाँ ये कोरोना वायरस है, ये आपकी बॉडी में वैक्सीन है, उसी से बनता है जिससे बीमारी होती है। कोरोना का वैक्सीन कोरोना से ही बना, कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस को बॉडी में इनएक्टिव करके डाला गया कि बॉडी को बताया कि भाई ये वाला आपका दुश्मन है,
इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसके खिलाफ पैदा करवाने के लिए डाला जाता है कि इसको आगे कहीं दिख जाए ना तो पहचान लेता है बॉडी का इम्यून सिस्टम, उसको फ्यूचर में कभी दिखता है तो उसको वो मार देता है। इसको वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन इज अ सब्सटेंस दैट हेल्प द बॉडी डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज। मैंने अलग अलग लैंग्वेज में समझाया है। वैक्सीन कंटेन्स वीकेंड, किल्ड और इनएक्टिव पार्ट्स ऑफ द जर्म। इसका टॉक्सिन को निकाल कर डाला जाता है। दैट ट्रेन्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट द डिजीज इन फ्यूचर। देखो मेरे बोलने की जरूरत, मैं ऐसे टेक्स्ट को करता हूँ कि आपको खुद पढ़ के ही समझ आ जाए। आपके करके डेफिनेशन वैक्सीन की कहीं से उठा कर डाल दी, इसको बनाया है, इसको यानी इस तरीके से बनाया कि आपको जरूरत ही ना पड़े आपको इसको एक्सप्लेन करने की। यही मकसद होता है एक टीचर का कि टीचर स्टूडेंट को ऐसी चीज़ प्रोवाइड करे कि आपको किसी की समझाने की जरूरत भी ना पड़े, आप रीड करके समझे हाँ भाई ये मतलब है इसका। फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन जो हिस्ट्री में बनी हुआ है 1796 में स्मॉल पॉक्स के लिए, और इसके फाउंडर एडवर्ड जेनर है और इनको फादर ऑफ वैक्सीन माना जाता है। एडवर्ड जेनर को ये याद रखना है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इसने डेवलप की थी, स्मॉल पॉक्स की। तो ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद आपको बता दें जैसे बहुत सारी वैक्सीन बच्चों को लगती है, इसमें BCG वैक्सीन है। BCG जो ट्यूबरक्लोसिस TB के खिलाफ लगाई जाती है। DPT वैक्सीन है जो 3 बीमारियां डायप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटेनस के खिलाफ लगाई जाती है। DPT कहते हैं इसको, DPT। MMR जो है जो मीजल, मम्स और रुबेला के खिलाफ लगाई जाती है। ये जो ऐसी है जिसकी आपको पूछा जा सकता है किसके खिलाफ है, तो ये 3 वैक्सीन याद कर लो। नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। देखो बॉडी में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है, जल्दी से बताएं। राइट आंसर तो इसका इनेमल है। टीथ, दांत में जो इनेमल पार्ट होता है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। लेकिन अगर आपको हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ, दुनिया में, अर्थ में पूछा जाए सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है दुनिया में, तो वो आपका डायमंड रहेगा, डायमंड। ठीक है, ये आपने याद रखना। बॉडी में इनेमल ऑफ टीथ है लेकिन दुनिया में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो डायमंड है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता था, ये काफी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे लेकिन मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा, तो यहाँ पर गोल्ड ही रहेगा मोस्ट मैलिएबल मेटल। इस क्वेश्चन को 1-2 क्वेश्चन और एक्सप्लेन करता हूँ। इंपॉर्टेंट जो है 100 वन लाइनर आपको बताए जाएंगे, लेकिन कुछ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट मेटल जो ह्यूमन के द्वारा, मैन के द्वारा यूज़ किया गया कॉपर है। मोस्ट एबंडेंट मेटल अर्थ की क्रस्ट में जो पाया जाता है वो एल्युमिनियम है। मेटल की बात करें, एलिमेंट पूछा जाए तो ऑक्सीजन होता है। मोस्ट एबंडेंट मेटल इन ह्यूमन बॉडी, कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है ह्यूमन बॉडी में। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर। मोस्ट मेलिएबल मेटल जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, गोल्ड। मेटल यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ बल्ब, बल्ब की फिलामेंट में टंगस्टन होता है क्योंकि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। मेटल यूज विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्करी आ गया। नॉन मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन आ गया। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलॉय जो यूज होता है हीटिंग कॉइल्स और हीटर्स वगैरह में, निक्रोम होता है। मेटल फाउंड इन द हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड, ब्लड में आयरन होता है। मेटल फाउंड इन क्लोरोफिल, जो प्लांट्स के क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। ये क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, ये मैं डाल दूंगा यहाँ पर PDF इसके ग्रुप में, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना है, डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। देखो 2 क्वेश्चन मैंने पहले ही साइंस के आपको नोट्स दिए थे, इसमें 2 क्वेश्चन सीधे सीधे इसी पॉइंट से आए थे। व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखना आप, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड का कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम। तो राइट आंसर रहेगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। ये जो आपको मैंने चार्ट दिया था इससे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। 2 क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पूछे गए हैं। आपको बेकिंग सोडा भी याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग और बेकिंग में क्या फ़र्क है याद रखने में, बेकिंग में भी याद रखना बाइकार्बोनेट, वॉशिंग में कार्बोनेट याद रखना, ऐसे ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का याद रहेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। टेबल साल्ट जो साल्ट है, नमक है, इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। प्लस्ट्रा पेरिस POP जो है कैल्शियम सल्फेट है, हेमीहाइड्रेट। मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। म्यूट्रेटिक एसिड जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है स्टोमक में कहा जाता है उसको। एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है, ये पूछा गया था एग्जाम में रिसेंटली। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बता दिया आपको। चाक जो मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट। विनेगर एसिटिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट वाले आपको याद रखने ही रखने हैं। द वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, डायलिसिस, डिफ्यूजन, रिवर्स ऑस्मोसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है, घूमता है जो पानी बाहर की तरफ फेंकता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन रहेगा, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा एग्जाम में, आने वाले भी एग्जाम में बनेगा, और ये भी पूछा गया था पिछले एग्जाम में। शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर, कौन सा लेंस यूज करने से जो शॉर्ट साइट होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर किया गया है, कन्वेक्स लेंस आंसर रहेगा। शॉर्ट साइट कहा गया, पास का नहीं दिखता, हालांकि शॉर्ट साइटेडनेस होना चाहिए था। मायोपिया का दूसरा नाम शॉर्ट साइटेडनेस है, पास का अच्छे से दिखता है, दूर का नहीं दिखता। यहाँ शॉर्ट साइट कहा गया है तो इसका मतलब है ये मायोपिया नहीं है, ये हाइपरमेट्रोपिया है। आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ पर ये चार्ट आपने याद रखना, ह्यूमन आई के रिलेटेड। लीस्ट डिस्टेंस जो एक होना चाहिए जिसमें अच्छे से बंदे को दिख जाता है 25 सेंटीमीटर रहेगा। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद जो है आई, आंखों की बीमारियां, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबियोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कैटरैक्ट, ये 5 बीमारियां हैं। 5 के
डेफिनेशंस और इसको कैसे करेक्ट किया जाए ये आपको याद रखना है। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है। शॉर्ट साइटेडनेस नेस है, लेस नहीं है। नेस का मतलब देख सकता है, नजदीक का अच्छे से दिखता है मायोपिया में, दूर का नहीं दिखता। फार ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी क्लियर, इसको करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस है, यानी दूर का अच्छे से देख सकता है बंदा, मतलब नियर का, पास का अच्छे से नहीं दिखता है। लॉन्ग साइटेडनेस, नेस देखो ये साइट देखना, नेस होता है यस, लेस LESS नहीं है, नेस है, ठीक है। दूर का अच्छे से दिखता है, मतलब उसका मतलब क्या हुआ, पास का नहीं दिखता। मायोपिया में दूर का नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखता, प्रेस बायोपिया का याद रखना है बूढ़े लोगों में, एल्डर पर्सन में होता है बोथ फार और नियर, दोनों नजदीक और दूर दोनों का ही नहीं दिखता क्लियरली। इसको करेक्ट करने के लिए बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। मायोपिया कनकेव, हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स, प्रेस बायोपिया बाईफोकल लेंस। और एस्टिग्मेटिज्म जिसमें इम्परफेक्ट कर्वेचर हो जाता है आई के जो आई का होता है, तो इस केस में सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है करेक्शन के लिए। और कैटरैक्ट का कोई लेंस का इस्तेमाल नहीं होगा, सर्जरी के थ्रू ही कैटरैक्ट को ठीक किया जाता है। कैटरैक्ट इमेज कैन नॉट सीन डिस्टिंक्टली बिकॉज आई लेंस बिकम मिल्की एंड क्लॉडी हो जाता है आई लेंस, तो सही से दिख नहीं पाती है इमेज, तो ये सर्जरी से ही करेक्ट होता है। तो ये आपने याद रखना है 5 बीमारियां आईज की, और इसकी करेक्शन कैसे करनी, कौन सा लेंस यूज करना है। देखो ये वीडियो जो हमारा FA का ग्रुप है उसके लिए नहीं है, क्योंकि उनका टारगेट कंप्यूटर के, आप कंप्यूटर पे लगे रहे। ये जनरली जो हमारे साथ नई तैयारी कर उनको बता रहा है कि इस तरीके से आपने पढ़ना है। बाद में बहुत सारे एस्पिरेंट जुड़ते हैं, लेकिन उनको हम फिर तैयारी नहीं करवा पाएंगे लास्ट के 1-2 महीने में। अगर आपने तैयारी करनी है, आपको बता दें, हमारी तैयारी चल रही है, ग्रुप बना हुआ है, उसमें टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी चल रही है। अगर आपने भी तैयारी करनी है एक तरीके के साथ, तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर सिंपली आपने FAA लिख देना है मैसेज करके, ठीक है। फालतू की बातें नहीं करनी है, सिंपली FAA लिखेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। चार्जेस की बिल्कुल परवाह न करें, ओनली एंड ओनली 150, यहाँ कोई 800 900 1200 का नहीं मिलेगा। 150 में बार बार मैसेज ना करें, लिखा हुआ है वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQs PDF की फॉर्म में, टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी, मोटिवेशन, सारी चीज़ें 150 में मिलेंगी। और एक्स्ट्रा सिर्फ आपको ओनली 39 पे बाद में आपको एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट के लिए चार्ज देना पड़ेगा। और इसके अलावा यानी 150 और बाद में एप्लीकेशन पे जो 180 और लगभग 190 रुपये में सारा आपका कवर हो जाएगा कंप्लीट सिलेबस, और कोई चार्जेस आपको यहाँ पर नहीं पे करने पड़ेंगे। हम चाह रहे हैं कि क्वालिटी कंटेंट मिनिमम चार्जेस पे आपको प्रोवाइड किया जाए। इससे जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नंबर आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।